नमस्कार और स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ रैत राकेश टंडन। आप देख रहे हैं हमारा खास प्राइम टाइम शो न्यूज एट 7, जहां हम आपको दिन भर की सभी बड़ी खबरों का सटीक विश्लेषण गहराई से समझाते हैं और हर एंगल से आपको समझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज एट 7। चलिए आज की बड़ी खबर की ओर रुक करते हैं। बिहार में चुनाव है और सीटों पर बवाल। बिहार की सियासी जमीन फिर गर्म है। टिकट बंटवारे को लेकर नेताओं में टकराव है, गठबंधन टूटने की आते हैं और जनता सवाल पूछ रही है, इस बार कौन? सीट का खेल, समीकरणों का मेल और सत्ता का झूला फिर से झूलने की तैयारी। राजनीति के इस रंगमंच पर नेता बदल रहे हैं किरदार और हर कोई बनना चाहता है मुख्यमंत्री का उम्मीदवार। कभी जो साथ थे आज आमने सामने है। एनडीए हो या इंडिया, दलों में मची है आपसी खींचतान। टिकट किसे मिलेगा, कौन काटेगा किसका पत्ता और सबसे बड़ा सवाल, जनता किसे चुनेगी? बिहार में मुकाबला सिर्फ सीटों का नहीं, साख का है। जाति, गणित, क्षेत्रीय राजनीति और गठबंधन की गुत्थी, सब कुछ उलझा है, लेकिन फैसले की घड़ी नजदीक है। राजनीति की इस लड़ाई में कौन बाजी मारे? बाजी शुरू हो चुकी है। एनडीए में कौन कितनी कुर्सी चाहता है, यही बना है बिहार की सियासत का सबसे बड़ा सवाल। आपको बता दें, जेडीयू साफ कह चुका है, हम अपने कोटे की एक भी सीट नहीं देंगे। वहीं बीजेपी पर भारी दबाव है। मांझी को मनाना है, चिराग को समेटना है और कुशवाहा को साथ रखना है। चिराग पासवान चाहते हैं 30 सीटें, साथ ही वो 4 सीटें भी जो पहले से बीजेपी और जेडीयू के साथ हैं। उनका कहना है, हम अकेले लड़ सकते हैं लेकिन परिवार से दूर नहीं होना चाहते। मांझी चाहते हैं अपनी पार्टी को मिले क्षेत्रीय दल का दर्जा। उनकी बात साफ है, सम्मान चाहिए, सिर्फ सीट नहीं। उपेंद्र कुशवाहा मांग रहे हैं 4 सीटें और इशारा कर रहे हैं, अगर ना मिले सम्मान तो सोच बदल भी सकती है। एनडीए में सब साथ है लेकिन शर्तों के साथ है। कोई कह रहा है हमें हिस्सेदारी चाहिए तो कोई कह रहा है पहचान चाहिए, और इस बीच बीजेपी पर है सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सबको साथ लेकर चलने की। लेकिन न्यूज एट 7 सबसे बड़ा यही सवाल है, क्या एनडीए इस अंदरूनी घमासान से पार पा पाएगा या फिर सीटों का ये बवाल एनडीए को ले जाएगा बंटवारे की राह पर? अब बात करते हैं महागठबंधन की।
जहां एकता से ज्यादा सीटों की गणित दिखाई दे रही है। हर दल चाहता है हिस्सेदारी और हर नेता बनना चाहता है कहानी का हीरो। आरजेडी की पहली और सबसे बड़ी मांग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना है। चेहरा हमारा, साथ सबका, यही है आरजेडी का नारा। कांग्रेस कह रही है पिछली बार जिन 70 सीटों पर हम हारे वो अब आधी आधी कर लीजिए। यानी साफ है, कांग्रेस अब सिर्फ नाम नहीं नंबर भी चाहती है। वीआईपी पार्टी की मांग सबसे चौंकाने वाली है। वीआईपी को 35 सीटें चाहिए और साथ में डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान हो। मुकाबला वीआईपी नहीं, वीवीआईपी स्तर का हो गया है। जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा भी मैदान में है 6 सीटों की डिमांड के साथ। झारखंड से चलकर अब बिहार की सत्ता में हिस्सेदारी की कोशिश। और वहीं एलजेपी पशुपति पारस गुट भी पीछे नहीं है, 5 सीटें चाहिए उन्हें भी। पारस की पार्टी भले छोटी हो पर दावेदारी बड़ी है। अब सवाल यह है, क्या इतनी सारी मांगे, इतनी सारी शर्तें और इतने सारे चेहरे एक ही मंच पर साथ आ पाएंगे? क्या महागठबंधन में होगा महामतभेद? एक तरफ एनडीए में घमासान तो दूसरी तरफ महागठबंधन में मनमुटाव है। बिहार की सियासत में अब सिर्फ वोट नहीं, वजूद की लड़ाई। अब जब बिहार चुनाव का मैदान सज चुका है तो मुलाकातों की राजनीति भी तेज हो गई और जनता का सवाल है, कौन किससे मिला, क्यों मिला और मिला तो क्या तय हुआ। अब आपको बताते हैं चुनाव के मद्देनजर कौन किससे मिला, क्यों मिला और इसके पीछे की सियासत क्या है। दिल्ली से पटना तक सियासी हलचल तेज है और मुलाकातों का दौर लगातार जारी है। तेजस्वी यादव कर रहे हैं ऐलान पर ऐलान, बेरोजगारी हटाओ, युवाओं को रोजगार दो, न्याय के साथ विकास, और अब वो खुद को दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री पद का सबसे मजबूत चेहरा। उन्होंने कहा, हम सिर्फ वादे नहीं करेंगे, नौकरी देंगे, सुविधा देंगे और बिहार को बदलेंगे। और इसी के साथ उन्होंने 10 लाख नौकरियों का अपना पुराना वादा दोहराया। अब जोड़ लिया है नई योजनाओं और नए स्कीम्स का तड़का। वहीं दूसरी तरफ एनडीए में भी हलचल कम नहीं है। आज 2 बड़ी मुलाकातें चर्चा में, नित्यानंद राय और चिराग पासवान की। पहली मुलाकात सुबह दिल्ली में, दूसरी मुलाकात फिर दिल्ली में हुई। क्या हुआ इन मुलाकातों में, क्यों अचानक से बैक टू बैक बैठकें हुई? सूत्र बता रहे हैं सीटों को लेकर खींचतान अब चरम पर है। चिराग की मांगे हैं, बीजेपी की रणनीति है और जेडीयू का विरोध है। तीनों के बीच चल रही है तीखी तकरार। इसी बीच बिहार में सभी दलों की मीटिंग का दौर चल रहा है। कहीं सीट शेयरिंग की चर्चा हो रही है, कहीं पोस्टर फेस का मुद्दा गरमाया हुआ है और कहीं गठबंधन की गांठें कसने की कोशिश हो रही है। सवाल अब भी वही है, कौन किसके साथ जाएगा, कौन किसे धोखा देगा और जनता किसे मौका देगी। सियासत अब बयान से आगे बढ़कर रणनीति में बदल चुकी है और हर कदम चुनावी चाल है। बिहार का मैदान गर्म है और खेल अभी बाकी है। कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं। मंत्रालय की भी संभावित जो भी विधानसभा सीट पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं, वो सारी सीटों का हम लोग कैसे उसको मजबूत करेंगे, कैसे बूथ को मजबूत करेंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था वो ये था कि हमने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी को अधिकृत किया है कि उनका फैसला जो विधानसभा चुनाव को लेकर रहेगा वो एक अंतिम फैसला होगा और वही आगे से जो भी पार्टी के विधानसभा को लेकर नीतियां होंगी उस पर वो अपनी अंतिम फैसला जो होगा वो राष्ट्रपति। हमारे भी अभिभावक और चिराग जी के भी अभिभावक इस घर में हैं, तो हम दोनों के लिए जो आदरणीय है वह इस घर में है। उनका आशीर्वाद लेने आए थे। मानेंगे चिराग नाराज है क्या? कौन कह दिया आपको चिराग नाराज है? नाराज नहीं है। अब चुनावी शतरंज की सबसे अहम चाल, कौन कौन संभाल रहा है मोर्चा, यानी मैदान में किस पार्टी की कमान किसके हाथ में और किस नेता पर टिकी है पूरी सियासी साख। अब बात करते हैं कौन सी पार्टी का मोर्चा कौन संभाल रहा है। बिहार की राजनीति में अब नाम नहीं, चेहरे गिनिए, क्योंकि हर पार्टी ने अपने सबसे बड़े मोहरे मैदान में उतार दिए। बात आरजेडी की करें
तो मोर्चा संभाल रहे हैं तेजस्वी यादव। बिहार के युवाओं को साधने की पूरी जिम्मेदारी तेजस्वी के कंधों पर है। हर रैली, हर ऐलान, हर पोस्टर में सिर्फ एक ही चेहरा है, तेजस्वी का। बिहार प्रभारी खुद पार्टी के वरिष्ठ नेता और तेजस्वी की टीम है। फैसले पटना से लिए जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली में भी लालू की छाया हर मीटिंग में दिखती है। कांग्रेस का मोर्चा संभाल रहे हैं बिहार कांग्रेस के लोकल नेता जैसे अखिलेश सिंह, शकील अहमद, मदन मोहन झा, लेकिन सीटों की सियासत और गठबंधन की डोर अभी भी दिल्ली हाईकमान के हाथ में है। लेकिन बिहार प्रभारी की बात करें तो भक्त चरण दास हैं, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। वो तय करें कांग्रेस किस सीट पर लड़ेगी, किस गठबंधन के साथ जाएगी। बात वीआईपी की करें तो मोर्चा संभाल रहे हैं मुकेश सहनी खुद। सन ऑफ मल्लाह की छवि को भुनाने में लगे। सीटें भी चाहिए, पहचान भी और डिप्टी सीएम का सपना भी। प्रभारी की जरूरत नहीं है, फैसले खुद मुकेश सहनी ले रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा को संभाल रहे हैं झारखंड से आए प्रवक्तागण और स्थानीय यूनिट। प्रभारी हैं हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री की पार्टी बिहार में सीमावर्ती सीटों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। अब बात बीजेपी की करते हैं तो बीजेपी का मोर्चा संभाल रहे हैं नित्यानंद राय, संजय जायसवाल, सम्राट चौधरी और प्रभारी की बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य और सीआर पाटिल और विनोद तावड़े। इसमें आप देखिए भूपेश बघेल को भेजा गया है, अशोक गहलोत को भेजा गया है, अधीर रंजन चौधरी को भेजा गया है। ये चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में कांग्रेस की तरफ से गए। अब बिहार बदनाम नहीं होगा, बल्कि देश दुनिया में बदलाव का वाहक बनेगा। सामाजिक न्याय के बाद बिहार अब आर्थिक न्याय का गवाह बनेगा। बिहार में अब नौकरी का नव जागरण होगा। और जो मेरी पहली जो घोषणा है चुनाव के नोटिफिकेशन के बाद, बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे हर परिवारों को एक नया अधिनियम बना करके अनिवार्य रूप से उन परिवार में नौकरी जो है दी जाएगी। बस बहुत हुआ, अब बिहार बदनाम नहीं होगा, बल्कि देश दुनिया में बदलाव का वाहक बनेगा। सामाजिक न्याय के बाद बिहार अब आर्थिक न्याय का गवाह बनेगा। बिहार में अब नौकरी का नव जागरण होगा। और जो मेरी क्या कुछ कहना है दिलीप जायसवाल और चिराग पासवान का। चिराग पासवान से मिले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद गए थे, सुबह मुलाकात नहीं हुई थी, शाम को मुलाकात हुई थी। क्या कुछ कहना है चिराग का और संजय जायसवाल का, सुनाते हैं आपको। एनडीए चट्टानी एकता के साथ आगे बढ़ रही है और सब कुछ ठीक ठाक हो चुका है। आपको सही समय पर सब कुछ केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा बताया जाएगा। एनडीए चट्टानी एकता के साथ आगे बढ़ रही है और सब कुछ ठीक ठाक हो चुका है। आपको सही समय पर सब कुछ केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा बताया जाएगा। अच्छी चल रही है, मेरे ऊपर और भी जिम्मेदारियां हैं। जब तक मैं मंत्री हूं तब तक मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है, तो फिलहाल मैं उसको देखने जा रहा हूं। अच्छी चल रही है, मेरे ऊपर और भी जिम्मेदारियां हैं। जब तक मैं मंत्री हूं तब तक मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है, तो फिलहाल मैं उसको देखने जा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। अब बात बहुजन समाज पार्टी बसपा सुप्रीमो मायावती की। मायावती ने आज लखनऊ में महारैली की। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार की तारीफ की, तो वहीं समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बिना किसी का नाम लिए मायावती पर पलटवार किया है। सपा चीफ ने मायावती के योगी सरकार के आभारी वाले बयान पर कहा है उनकी अंदरूनी साठगांठ है, इसलिए वो आभारी हैं। मायावती ने योगी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि टिकट से मिलने वाला पैसा इन स्थलों के रखरखाव में लगाया जाए। बीजेपी सरकार ने इस पर सकारात्मक रुख अपनाया
और मरम्मत का पूरा खर्च उठाया, जिससे लिए हम बीजेपी सरकार का आभार जताते हैं। सपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, जब अखिलेश यादव सत्ता में होते हैं तो ना उन्हें काशीराम याद आते हैं, ना ही पीडीए बहुजन एजेंडा सत्ता से बाहर होते ही उन्हें ये सब याद आने लगता है। उन्होंने सवाल भी उठाया कि अगर समाजवादी पार्टी को काशीराम जी से इतना ही सम्मान था तो अलीगढ़ मंडल में जो जिला काशीराम जी के नाम पर बनाया गया था, समाजवादी सरकार आते ही उसका नाम क्यों बदल दिया गया। हमने काशीराम जी के नाम पर कॉलेज, यूनिवर्सिटी और जन कल्याण योजनाएं शुरू की, लेकिन सपा का रवैया हमेशा से दोहरा रहा है। न नीयत साफ है, न नीति। अब पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है, क्योंकि उनकी अंदरूनी साठगांठें जारी है, इसलिए वो है जुल्म करने वालों के आभारी बता रहे हैं। बता दें, मायावती ने गुरुवार को राजधानी लखनऊ में पार्टी संस्थापक काशीराम की पुण्यतिथि पर आयोजित विशाल रैली में बड़ा राजनीतिक ऐलान किया। उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने की घोषणा की। यह निर्णय बसपा के भीतर नई पीढ़ी के नेतृत्व को आगे लाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। क्या कुछ कहा मायावती और अखिलेश यादव ने, सुनाते हैं। अब वो सत्ता से तो अभी 2-3 दिन पहले वो मीडिया में खबर छपवा रहे थे कि हम मान्यवर श्री काशीराम जी के सम्मान में संगोष्ठी करेंगे, लेकिन जब वो सरकार में रहते हैं तो ना उन्हें पीडीए याद आता है और ना मान्यवर श्री काशीराम जी की जयंती और ना ही पुण्यतिथि उनको याद आती है सरकार में रहकर। लेकिन जब वो सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो समाजवादी पार्टी को फिर याद आता है कि हमें संगोष्ठी करनी चाहिए। मैं सपा मुखिया अखिलेश यादव से मैं ये पूछना चाहती हूँ, यदि मान्यवर श्री काशीराम जी के प्रति आपका इतना ही आदर सम्मान था तो जब यूपी में मेरी सरकार थी तो मेरी सरकार ने अलीगढ़ मंडल में कासगंज के नाम से अलग से जिला बनाया। उस जिले का नाम मान्यवर श्री काशीराम जी नगर के नाम से रखा था। भारतीय जनता पार्टी झूठे मुकदमों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती है और झूठ बोलने में नंबर 1 है। एनसीआरबी के आंकड़े जो बताते हैं, जहां महिलाएं, बेटियां और कम उम्र की बच्ची सबसे ज्यादा असुरक्षित कहीं है तो उत्तर प्रदेश में है। और ये हमारा आपका डेटा नहीं है, ये एनसीआरबी का डेटा है। और इसके साथ साथ सबसे ज्यादा अन्याय अगर कहीं बढ़ा है, कहीं हो रहा है दलितों पर, तो वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ये भी एनसीआरबी का आंकड़ा बता रहा है। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भारत दौरे पर हैं और ये दौरा सिर्फ शिष्टाचार नहीं बल्कि रणनीतिक सहयोग का नया अध्याय साबित हो रहा है। मुंबई राजभवन में ऐतिहासिक मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने भारत और ब्रिटेन के बीच रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा देने के लिए बैठक की। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत और ब्रिटेन नेचुरल पार्टनर हैं। हमारे संबंध लोकतंत्र, आजादी और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर टिके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि ब्रिटेन की 9 यूनिवर्सिटीज अब भारत में कैंपस खोलेंगी। साउथहैम्प्टन यूनिवर्सिटी का कैंपस गुड़गांव में खुल चुका है और छात्रों का पहला बैच दाखिला ले चुका है। ये कदम भारत में ग्लोबल एजुकेशन को एक नया आयाम देगा। सुरक्षा और डिफेंस सहयोग में भी बड़ा फैसला। भारत और ब्रिटेन के बीच मिलिट्री ट्रेनिंग को लेकर समझौता हुआ है। अब भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स में ट्रेनिंग देंगे। पीएम मोदी ने कहा, भारत की गतिशीलता और ब्रिटेन की विशेषज्ञता मिलकर एक बेहतरीन तालमेल बनाते हैं। मोदी ने भारत ब्रिटेन संबंधों को बताया भरोसेमंद, टैलेंट और टेक्नोलॉजी से प्रेरित। साझेदारी अब बात ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की। कीर स्टारमर जो पहली बार भारत दौरे पर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ये यात्रा भारत ब्रिटेन के बीच बढ़ते विश्वास और भविष्य पर केंद्रित आधुनिक साझेदारी का संकेत है।
उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देश आधुनिक युग के अनुसार संबंधों को फिर से परिभाषित कर रहे हैं। स्टारमर ने एयर इंडिया हादसे को लेकर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। साथ ही उन्होंने भारतवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं भी दी। तो इस दौरे की सबसे अहम बातें क्या है, ये बड़ा सवाल है। ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज अब भारत में शिक्षा का वैश्वीकरण, मिलिट्री ट्रेनिंग, साझेदारी, रक्षा संबंधों में नई शुरुआत, विश्वास, लोकतंत्र और कानून के शासन पर आधारित गहराता रिश्ता है। फ्यूचर फोकस्ड पार्टनरशिप का निर्माण है। तो क्या ब्रिटेन और भारत का ये नया संबंध ग्लोबल राजनीति में एक नया मोड़ लाएगा? क्या ये रिश्ते भविष्य में व्यापार, टेक्नोलॉजी और सुरक्षा के बड़े गठजोड़ में बदलेंगे? जवाब समय देगा, लेकिन संकेत साफ है, भारत अब सिर्फ एक साझेदार नहीं, एक ग्लोबल लीडरशिप रोल में आ चुका है। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री मोदी ने? ट्रेड समझौता नहीं, बल्कि विश्व की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस, शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी एंड शेयर्ड पीपल्स का रोड मैप है। मार्केट एक्सेस के साथ साथ ये समझौता दोनों देशों में एमएसएमईज को बल देगा। इससे लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार भी खुलेंगे। साथियों, ये सीटा अपने पूरे पोटेंशियल को प्राप्त कर सके, इसके लिए मैं 4 नए आयाम इस सीटों को आपके बीच रखना चाहता हूं। There's really not much more that I can add to it. Fairly categorical, I think, and we have received support from the United Kingdom insofar as our objective to gain a place as a permanent member on a reconstituted and reformed UN Security Council is concerned. The UK has been on the record several occasions in the past as well, and we very much welcome and appreciate that support.